आज मैं आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स आब्यू, उसके बारे में बताऊंगा। प्लस 3.1 या 3.2 संबंधित क्वेश्चनों पर अपन डिस्कशन करें। अब सबसे पहला क्वेश्चन, थैंक यू पहले आपको होगी लिए सबसे पहले तो कि आपने मुझे जो है यूट्यूब पे और फेसबुक पे मेरी वीडियोस को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। अब आप सोच रहे हो सर 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाला? 2 दिन से मैंने वीडियो इसलिए डाला, मुझे कुछ थोड़ा सा काम था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाला। अब मैं क्लास 12 का मैट्रिक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स के बहुत से मैसेज भी आए थे व्हाट्सएप पे, बोले सर 12 का डालो, सर कब डालोगे सर, चाहिए 12 का ये हो। मैंने कहा बच्चों की रिक्वायरमेंट पे मैंने क्लास 12 का आज सोचा आप लोगों के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। 2 वीडियो लगूंगा आज मैं क्लास 12 के। इसमें आपको मैट्रिक्स की लगभग 2 एक्सरसाइज क्लियर हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी बुक की लगभग 2 एक्सरसाइज क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। बहुत ही सिंपल चैप्टर है जिसको हिंदी में बोलते हैं आब्यू, इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले कोई हर बार के तरीके से जैसे 9th की वीडियो की फर्स्ट क्लास, 10th की वीडियो की फर्स्ट क्लास, 11th की वीडियो की फर्स्ट क्लास, ऐसे ही 12th की वीडियो की फर्स्ट क्लास में आब्यू क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसकी कि संख्याओं को सुव्यवस्थित ढंग से पंक्ति और स्तंभ में लिखना आब्यू कहलाता है। मतलब numbers like in systematic way, row and column is called matrix. Like एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसकी डेफिनेशन के ऊपर। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको बताया था, अभी आपसे बोला मैंने इसकी डेफिनेशन में संख्याओं को सुव्यवस्थित ढंग से पंक्ति और स्तंभ में आयताकार रूप में लिखना। किस रूप में लिखना? आयत के रूप में। किस रूप में? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इस कॉल्ड द मैट्रिक्स। अब आप बोलोगे सर पंक्ति और स्तंभ, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज रो एंड कॉलम? तो सबसे पहले मैं आपको ये भी क्लियर करता हूं कि रो और कॉलम ये जो है ये होती है रो, पंक्ति। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पंक्ति। और ये जो होता है ये होता है स्तंभ, इसको बोलते हैं हम कॉलम। अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा जी कि इसमें कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ है, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं मुझे कि सर इसमें 2 पंक्ति है, एक तो ये और एक ये। कितनी पंक्ति है बेटा? 2। वेरी गुड। स्तंभ कितने हैं इसमें? आप बड़े आसानी से बता दोगे सर 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ। कितने कॉलम बेटा इसमें? आप बोलोगे सर 3, मैं लिखूंगा 3।
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये जो है अपना रो होता है, पंक्ति होती है, और ये जो होता है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, मतलब जो अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रूप में जो लिखा होता है, क्षैतिज रूप में जो लिखा होता है उसको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल रूप में लिखा होता है, स्तंभ रूप में लिखा होता है, उसको हम स्तंभ, जो ऊर्ध्वाधर लिखा होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, हुआ ना क्लियर? डेफिनेशन क्लियर हो गई? यस, ठीक है। आव्यूह को हमेशा हम डिब्बे में बंद करते हैं। किसमें बंद करते हैं? इसको डिब्बे में बंद करते हैं। ऐसे बंद नहीं करना इसको, इसको डिब्बा बनाना है, मतलब इसको बॉक्स में बंद करना है। अगर आपने इसको इस तरीके से कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिटरमिनर हो जाएगा, मतलब आपका ये सार्वत्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? सार्वत्रिक हो जाएगा। तो अभी आपको क्लियर हुई आव्यूह की परिभाषा, डेफिनेशन। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर या ऑनलाइन वीडियो है, आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप करोगे, तो व्हाट्सएप भी आप बहुत ही रियल केस में करोगे। मेरी समझ से प्रॉब्लम तो रहती ही नहीं है। अभी तक प्रॉब्लम का एक भी मेरे पास मैसेज नहीं आया, प्रॉब्लम का मैसेज नहीं आया, लेकिन वीडियो डालने के बहुत सारे मैसेज आए कि सर आगे की वीडियो डालना। प्रॉब्लम का मैसेज नहीं आया कि सर में ये प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है आप 10-10 बार क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी तक मेरे पास पिछले 8 दिनों में एक भी प्रॉब्लम का मैसेज नहीं आया, लेकिन थैंक्स के प्लस बहुत सारे मैसेज आए जो बच्चों के लिए, बच्चों ने मुझे अप्रिशिएट किया। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि एप्रिशिएशन बात की बातें हैं, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को क्लियर करें, घर बैठकर बहुत अच्छी पढ़ाई करें। कोई भी दिक्कत आए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए, मेरे नंबर पर मैसेज करें, फोन करें, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करूंगा। तो आपको ये क्लियर हुआ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स? डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है, रो एंड कॉलम क्लियर है। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है, इसको हमें क्या निकालना है? कोटि निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? इसके हमें आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, कोटि मतलब ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको ऑर्डर क्या है, हमने किस ऑर्डर में इसको लिखा हुआ है, किस ऑर्डर में हमने इसको राइट किया है। अब आप लोग बहुत समझदार हो, मैंने अभी आपको बताया। पहले हम बात करते हैं रो की, मतलब पंक्ति की, फिर हम बात करते हैं स्तंभ की, मतलब कॉलम की। अगर मैं आपसे बोलता हूं इसका ऑर्डर क्या है, तो आप मुझे बहुत आसानी से बता सकते हो कि इसमें 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। इसके ऑर्डर को लिखने का तरीका होता है, बीच में हम क्रॉस का साइन लगाते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई का बोलते हो। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसकी कोटि क्या हो गई? कोटि मतलब ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 × 3। जितनी बनती है पहले उसको लिखो, फिर जितने स्तंभ है उसको लिखो। क्लियर बेटा? क्लियर। तो ये आपकी डेफिनेशन और इसका ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निकल के आता है, वो क्वेश्चन इस तरीके से निकल के आता है कि इसमें टोटल अवयव कितने हैं, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो आप बड़ी आसानी से काउंट करके बता सकते हैं टोटल एलिमेंट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ये तो मैंने रेगुलर काउंटिंग लिख दी, तो आप बोलोगे सर 6 है, रेगुलर काउंटिंग भी नहीं लिखता तब भी आप काउंट इस तरीके से करोगे ना, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें? 6। आप मेरे सारे के सारे वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 12th में तो 12th में ही देखेंगे, 11th में तो 11th के देखेंगे। अरे 12th में है, आप 11th का वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 12th के लिए हेल्प मिलनी ही मिलनी, ठीक है ना? तो आप वीडियो जरूर देखें, और वीडियोस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछें। आपने 12th में, आपने 11th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं
कि यहाँ ज्यादा क्लियर है या वहां ज्यादा क्लियर है। तो मैंने भी आपको बताया कि आपका कितने हैं 6 हैं इसमें, ठीक है ना बेटा जी। अब आप बोलोगे सर अपन जब किसी भी चीज को लिखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो विशेष होता है, कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा होता है, या कोई भी रीजन के कारण लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो इसमें जो है इनका एक जो ऑर्डर जो मैंने बोला, ऑर्डर जो मैंने बोला एक ऑर्डर होता है, इसको लिखने का एक तरीका भी होता है। सबसे पहला जो होता है, जैसे क्वेश्चन निकल के आता है, कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आपकी बुक में भी होने चाहिए। देखो बेटा मैं जब बोर्ड में रहता हूँ, मेरे हाथ में बुक नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग आपकी बुक में क्या है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको जो है क्लास देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि A13 का मान ज्ञात करो, A13 की वैल्यू फाइंड करो। अब A13 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप बोलोगे सर ये A13 क्या है? 13 नहीं है, ये 13 नहीं है, ये बोला है कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। क्या बोल रहा है? ये पहली रो और थर्ड कॉलम। अब पहली रो कहाँ पे है? ये पहली रो है, और थर्ड कॉलम कहाँ पे है? ये थर्ड कॉलम है। तो पहली रो और थर्ड कॉलम में क्या मिल रहा है हमको? 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा हमको? 3 मिल रहा है। तो हमने क्या लिखा है, इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अब आप बोलोगे सर मतलब हमें ये चीज क्लियर नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूँ क्लियर किस तरीके से होगी। पहली देखो ये जो नंबर है ये पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में, तो देखो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ये हो गया 8 11। ये देखो ये 2 कहाँ पे है? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये 1 हो गया। ये 3 कहाँ पे है? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अरे वाह, अब क्लियर हुआ ना? क्लियर, वेरी गुड। अब हम 4 कहाँ पे? आप ही लोग बताएंगे 4 कहाँ पे है? ये अब आप बोलेंगे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। आगे देखते हैं, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। आगे देखते हैं, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इस तरीके से ये नंबर जो है फिक्स होते हैं, कोई कॉलम है अंदर नहीं। अगर मैं आगे बोल लेता वो तीसरी पंक्ति हो जाती, तीसरी रो हो जाती, कोई कॉलम नहीं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके बारे में, ये हो गई आपकी डेफिनेशन, इसका ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद इसमें एलिमेंट वैल्यू फाइंड करना, और इसमें ये नंबर जो दिए हैं वो किस तरीके से दिए। इतना क्लियर हो गया? यस, ठीक। अब हम आगे की बात करते हैं। तो जब मैं आगे की बात करता हूँ, देखिए बेटा मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आए कि सर आप वीडियोस बनाते हैं तो आप टी शर्ट भी बना लेते हैं। अरे यार उससे क्या होता है? आपको क्लियर है ना, मैं टी शर्ट ना बनाऊं, शर्ट बनाऊं, आपको क्लियर है ना, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पर ध्यान ना दें, सब जो है किस तरीके कपड़े पहनते हैं, केवल पढ़ाई पर फोकस है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मैं आपको इसके बारे में आगे और बताता हूं थोड़ा सा। अब इसमें कितने टाइप्स के अट्रीब्यूट हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स हैं तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला यहां पे मैं लिखता हूं बकायदा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अट्रीब्यूट के प्रकार, ठीक है ना। पहला प्रकार होता है इसका पंक्तियां। नाम से क्लियर हो रहा होगा, रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। सेकंड है इसका स्तंभ, मतलब कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड है आपका विकर्ण,
शून्याव्यू, शून्याव्यू मतलब जीरो मैट्रिक्स। और लास्ट है आपका आदेशात्मक, मतलब स्केलर मैट्रिक्स। ये 5 तरीके का, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये 5 तरीके के आप हुए तो इनके बारे में बताइए। बिल्कुल बताता हूं। मैंने आपको शुरुआत से बोल रखा है फर्स्ट क्लास किसी भी चैप्टर के ऊपर ओनली इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर है पहले उसकी इंफॉर्मेशन होना, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये हमारे पास होती है हम पूरे चैप्टर को बड़ी आसानी से कर सकते हैं घर बैठ के। जब तक हमारी फर्स्ट क्लास नहीं होगी किसी भी चैप्टर की, फर्स्ट एंड लास्ट क्लास, ये दोनों क्लास बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती हैं। आप कहीं भी किसी भी टीचर के पास पढ़ते हैं, ये दोनों क्लास जरूर अटेंड कीजिए। इन दोनों क्लासों में आप एब्सेंट नहीं होंगे। ये दोनों क्लास बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती हैं। अब पंक्तियां रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? व्हाट इज रो मैट्रिक्स? जो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा जिसमें केवल पंक्ति होती है, जिसमें केवल क्या होती है? पंक्ति होती है, स्तंभ नहीं होते। अब देखो इसमें एक ही पंक्ति है पंक्ति, और बोलो सर इसमें 3 स्तंभ भी तो है। अरे ये आप सही कह रहे हो, इसमें 3 स्तंभ है, लेकिन अगर एक पंक्ति में और लिखता तो बातें क्या हो जाती ना आपकी। एक पंक्ति और लिखता तो अपन बोल सकते थे पंक्ति आदमी हो, मतलब केवल एक पंक्ति लिखी हो, इसको पंक्ति आदमी है, ठीक है ना। अब स्तंभ आदमी आप बोलोगे सर सेकंड फर्स्ट क्लियर है, अब सेकंड वाला अब आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, इनको ऐसे लिख दो, कुछ सही बात है। यहाँ पे स्तंभ आदमी हो गया, इसमें ओनली एक कॉलम है। अब बोलो सर 3 पंक्ति भी है, अभी मैंने क्लियर किया था ना, ये अगर अकेला लिखा है तो वो अकेला उसी पे काउंट होता है। तो स्तंभ आदमी हो गया। अब थर्ड क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह बेटा कुछ नहीं होता, केवल डायगोनल के रूप में लिखा होता है। जैसे मैंने लिखा 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3। ये देखो ये किसमें लिखा हुआ है? जो डायगोनल के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये हो गया हमारा विकर्ण। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब आपका है फोर्थ वाला शून्याव्यूह। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल? सब शून्य शून्य कर दो, बहुत होशियार बच्चों, सब शून्य शून्य कर दो, तो ये हो गया आपका शून्य। अब इसके बाद आता है लास्ट आदेशात्मक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में बेटा कुछ नहीं होता, इसमें डायगोनल की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा है आपने, किस कौन सी फॉर्म में? डायगोनल की फॉर्म में, वो नंबर सारे एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ -1 लिखा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए, ठीक है ना। ये होता है हमारा आदेशात्मक। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? वेरी गुड। अब इसके बाद इसकी जो है बहुत सारे क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। जैसे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स के बने, ए के बने, बी के बने, उनको प्लस करना है। तो बेटा हमेशा प्लस और माइनस, हमेशा मैट्रिक्स में प्लस और माइनस एक ही कंडीशन में होता। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। मैं जो बोलने जा रहा हूं कि मैट्रिक्स के अंदर प्लस और माइनस एक ही कंडीशन में होता है अगर दोनों मैट्रिक्स की, दोनों आव्यूह की ऑर्डर एक जैसे हो। ऑर्डर कैसे हो? एक जैसे हो, तो अभी हम उसमें प्लस और माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस और माइनस के लिए एक ही कंडीशन होती है कि ये उनके ऑर्डर कैसे होनी चाहिए? एक जैसे होनी चाहिए दोनों मैट्रिक्स के, तब आप प्लस और माइनस कर पाएंगे। मैं दो मैट्रिक्स लिखता हूँ ए और बी, वो आपसे बोलता हूँ उनको प्लस कीजिए, लेकिन उनके ऑर्डर अगर एक जैसे नहीं है तो प्लस नहीं कर पाएंगे आप बोल सकते हैं उसके अंदर ऐसा ऑर्डर एक जैसे नहीं है तो आप बोल दोगे उसके अंदर, क्योंकि उसके ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए हम इसको प्लस नहीं कर सकते। दोनों को ऑर्डर लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसका ऑर्डर लिखा 2 × 3, तो आपका जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है? बेटा देखो मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं आप मैट्रिक्स के अंदर, इस फॉर्म उल्टे एल की फॉर्म में। अब आप बोलोगे सर किस तरीके से? जब मैं आपको मल्टीप्लाई करना बताऊंगा तो उसको भी बताऊंगा किस तरीके से करते हैं।
जो पहला मैट्रिक्स है उसका हम रो लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स का हम हमेशा कॉलम लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा सारी चीजों को। तो अभी जितना बताया वो क्लियर है ना आप लोगों को, ठीक है ना। ये आपकी फर्स्ट क्लास हुई मैट्रिक्स की। अब इसके अंदर मेरी समझ से कुछ नहीं छूटा, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको सेकंड क्लास जो लेने वाला हूँ उसके अंदर जैसे मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीजें वो क्लियर की है आपको, जो आपको हो सकता है 3.1 में भी हो कि कितनी बनती हैं, कितने स्तंभ हैं, इसका ऑर्डर क्या है, कितने एलिमेंट हैं, ठीक है ना। और जो है इस तरीके से और ये आपका और एक चीज बता देता हूँ, आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो होता है बेटा वो इस तरीके से होता है, डायग्राम की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया, मान लो 1 लिख दिया, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है मैट्रिक्स के ऊपर छोटी सी क्लास थी। सेकंड क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए आगे के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है बेटा। बाय।